What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैश फ्लो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के हाई चांसेस रहेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने कैश फ्लो रेशियोज का रिवीजन करा होगा। आज हम दोनों के ही क्वेश्चंस करेंगे और दो चीजें और नई रिवाइज करेंगे जो कि है इशू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस के शुरू के चैप्टर्स, दैट इज कंपैरेटिव कॉमन साइज, और एक थ्योरी का चैप्टर भी है, बेसिक्स भी हैं। तो वो सारी चीज़ें आज होने वाली हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे अहेड। तो अपने आप को रेडी रखना, एनर्जेटिक रखना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, कमिटेड होके पढ़ना है, बढ़िया तरीके से कमिटमेंट दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाई करनी है तो करनी है, आज उठना नहीं है, इतना करके ही रहना है, राइट। फिर मार्क्स देखो कैसे आते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और विल स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस फॉर 6 मार्क्स। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग जल्दी से। सबसे पहला सवाल है, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट्स ऑफ आर्या लिमिटेड। देखो बच्चों, पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 साल का। उसके बाद हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स दिए हुए हैं एंड देन वी हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर चीज़ें लिखी गई हैं और डिबेंचर्स के ऊपर चीज़ें लिखी गई हैं। तो चलो जल्दी से फटाफट से हम चलते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट्स रेडी कर लेते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें क्लियर रहें कि क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। तो आओ सर, सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट्स आपको पता है ना। ए लिखेंगे हम लोग, बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। ए में क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये आपको याद होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है बच्चों हमारे पास नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल और लोन्स। ठीक है, याद है ना बेसिक्स। ठीक है, चलो यार शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीजें और लिख लूँ। एनपीबीटी यहाँ पे आता है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट मैंने रेडी कर दिया। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। चलो सर देखो क्या दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल के साथ शुरुआत करते हैं 2022 और इधर 23। तो 8 लाख से 10 लाख, 8 लाख से 10 लाख हो गया बच्चों। शेयर्स बढ़ गए हैं तो इशू ऑफ शेयर्स, राइट। 2 लाख रुपीज इशू ऑफ शेयर्स। 2 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। देखो शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चीज है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। 8 लाख से 10 लाख हो गया तो पैसा आया है, इसीलिए यहां प्लस में लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, नोट नंबर 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस याद करो हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्ट होता है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 1 में हमें दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है, एक कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, एक P&L का बैलेंस दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले जो चाहिए बच्चों, नीचे ही बनाता हूं मैं, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा। करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप याद है, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो सर जल्दी से फटाफट से मैं पहले प्रॉफिट देख लेता हूँ। करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का है 80, प्रीवियस ईयर का है 60।
तो 80 माइनस 60 कर देंगे बच्चों इसको हम। 80,000 माइनस 60,000, वैल्यू आ गई 20,000। उसके बाद टी से होता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वाली अमाउंट दी हुई है? जनरल रिजर्व तो दिया हुआ है, देखते हैं कितना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पिछले साल था 430, अभी है 5 लाख, तो 70,000 इसमें ट्रांसफर करा गया है। 70,000 बच्चों ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व बच्चों कोई ना कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा जाता है, तो इसका हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉफिट हुआ है उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, इसको फिलहाल कुछ नहीं करेंगे हम लोग। चलो डन है सर। शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या दिया है? देखो डिवेंचर्स दिए हुए हैं। डिवेंचर यानी लोन, पिछले साल 1 लाख, इस साल 150, इसका मतलब 50,000 के और ले लिए गए, 50,000 से बड़े हैं ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितने बढ़ गए सर? 50,000 से बढ़ गए, तो 50,000 के इशू ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। चलो सर ये भी समझ में आ गया। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? एनीथिंग एल्स? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज का सीधा सीधा रिश्ता होता है प्रॉफिट से, बढ़े तो आप भी बढ़ा देना, कम हो तो आप भी कम कर देना। सबसे पहले हमें ट्रेड पेबल दिया हुआ है 12 से 30, तो 12 से अगर 30 हुआ है तो 18,000 से बढ़ गया है, 18,000 से ट्रेड पेबल बढ़ गए हैं, तो हम भी बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने रुपए? 18,000 रुपए, 18,000 रुपए प्लस कर दिया हमने। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? नोट नंबर 3 में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों अब देखो यहाँ पे आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। अगर सिर्फ बैलेंस होते, सिर्फ ये बैलेंस होते, ये एडजस्टमेंट ना होता, देखो नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इन केस ये एडजस्टमेंट ना होता, सिर्फ बैलेंस होते, तो प्रीवियस ईयर को हम मानते टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे माइनस हो जाता, और करंट ईयर को मानते हम प्रोविजन फॉर टैक्स जो एनपीबीटी में जुड़ जाता। ये अपने माइंड में रखना कि अगर सिर्फ बैलेंस है तो प्रीवियस ईयर को टैक्स पेड मानना है, करंट ईयर को प्रोविजन फॉर टैक्स मानना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये बैलेंस भी दिया हुआ है नए प्रोविजन का, टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन मेड, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? फॉर नाउ we will prepare a provision for tax account. Note number 2, provision for tax का अकाउंट बना देंगे बच्चों। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बहुत ही साधारण सा अकाउंट है, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इधर ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो साल के शुरू में आपके पास कितना प्रोविजन था सर? साल के शुरू में था मेरे पास 28,000 का, 17 मैंने और बना दिया। टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब प्रोविजन बनाना होता है। 28 था, 17 हमने और बना दिया। 28 पहले से था बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, 17 हमने और बना दिया, तो हमारे पास कितना होना चाहिए? 28 था, 17 और बना दिया, तो 7 और 7 14 और 1 15, 5 1 कैरी 2 3 4, 45,000 होना चाहिए बच्चों, 45,000। लेकिन क्लोजिंग में दिख कितना रहा है हमारे पास? भाई साल के शुरू में ये था, ये आपने और बना दिया, तो 45 होना चाहिए आपके पास लास्ट में। लेकिन है कितना क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो प्रोविजन है वो 30,000 का है, तो भैया मेरे पास 45 होना चाहिए। 30 क्यों दिख रहा है? 15,000 कहाँ गया इसमें से? 45 होना चाहिए। अब देखो ये किस चीज के लिए प्रोविजन था? टैक्स के लिए। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि 45 में से 15 पे कर दिया होगा, तभी तो 30 बचा होगा, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम बोलेंगे भैया टू बैंक 50,000 रुपीज हमने टैक्स पे कर दिया होगा, दिस इज टैक्स पेड। सर अब इसको कहाँ कहाँ पे किस तरीके से शो करते हैं? तो बच्चों बैलेंस तो कहीं पे भी नहीं दिखाते, तो ये तो कहीं नहीं आएगा, ये दोनों बैलेंस तो कहीं नहीं आएंगे। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है,
प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें प्लस होता है कितना, ये 17,000, ये इसमें प्लस होगा। और जो टैक्स पेड है 15,000, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे माइनस होगा। 15,000 रुपये ऑपरेटिंग में यहाँ पे सबसे नीचे लेस होता है इनकम टैक्स पेड, कितना 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपये बच्चों ये मैंने माइनस कर दिए, ठीक है। इनकम टैक्स पेड ये माइनस हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। चलो सर, अब क्या रह गया हमारे पास, क्या हमारा लाइबिलिटी साइड खत्म है। शेयर होल्डर्स फंड्स लिख दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज लिख दी हैं, करंट लाइबिलिटीज लिख दी हैं, डन हो गया बच्चों। चलो एसेट्स पे चलते हैं। एसेट्स में क्या क्या है, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है मेरे पास साल के शुरू में 490, साल के लास्ट में 775। क्या मेरे पास इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कोई एडजस्टमेंट है। टैक्स प्रोवाइडेड दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, देखो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी अकाउंट बनाएंगे। चलो भैया पहले तो ये बता दो कि इसका बैलेंस कितना कितना है। 490 और 775, 490 775। नोट नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब बच्चों इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप भी आ सकता था अगर प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस होता, लेकिन वो नहीं है, तो नॉर्मली एसेट अकाउंट बना रहा हूं मैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग एसेट का बैलेंस बताओ सर कितना था, 4, भूल जाता हूं मैं, कितना था सर, 490 और 775। 490 ओपनिंग है, 775 क्लोजिंग है। 490 ओपनिंग हो गया बच्चों, 775 क्लोजिंग हो गया। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, 490 हो चुका है, 775 हो चुका है, और क्या है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर इज 120। जो डेप्रिसिएशन लगा है वो है 120। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है, इधर लिखते हैं हम, बाय डेप्रीसिएशन 120 करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है बच्चों। इसके अलावा क्या कोई और एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, आपको चेक करना पड़ेगा। सर टैक्स प्रोवाइडेड है, डेप्रीसिएशन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे है, डिवेंचर्स पे है, बस और कुछ नहीं है। तो चलो जल्दी से अब मुझे बताओ, साल के शुरू में मेरे पास एसेट 490 का था, 490 में अगर 120 डेप लग गया, वैल्यू कम हो गया। तो अगर 490 पे 120 माइनस करूं तो 370 बचना चाहिए, 370 वैल्यू आनी चाहिए, जबकि वैल्यू कितनी आ रही है, 775 क्लोजिंग में। इसका मतलब बच्चों हमने और एसेट खरीदे होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक परचेज निकल के आ गया बच्चों। देखो बैलेंस इस साइड आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है बैलेंस, तो बैलेंस अगर डेबिट में आता है तो उसको परचेज बोलते हैं, वहीं पे अगर बैलेंस इधर आता तो उसको हम सेल बोल रहे थे, ठीक है। चलो बताओ सर कितना है ये टोटल, 000059895। 895 में से 490 अगर हम हटा दें तो कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी से हम लोग माइनस कर लेते हैं। 895 में से 490 अगर हम हटा दें तो 0000504, 4,05,000, 4,05,000 यहाँ पे परचेज निकला है आपके पास। 4,05,000 का क्या आ गया बच्चों, परचेज आ गया, ठीक है। और फाइनल वैल्यू ये टोटल 895 ही है। सर कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे पोस्ट होती है, देखो बैलेंस तो कहीं जाता नहीं है। डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग प्लस कर दूं, 120 का डेप्रीसिएशन, 120 का डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऐड होता है डेप्रीसिएशन 1,20,000। और परचेज देखो बच्चों एसेट खरीदा है, एसेट से रिलेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 4,05,000 की परचेज करी। कोई भी एसेट खरीदते हो तो पैसा जाता है, इसलिए माइनस में आएगा। जब भी पैसा जाएगा तो वो माइनस में आएगा। इनकम टैक्स पे गया माइनस में आया, जहां जहां पैसा जाना है वो माइनस में आना है, ठीक है। चलो सर
और क्या है सर, एसेट्स डन हो गए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डन हो गया, हाँ जी सर। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में हमारे पास क्या क्या है, नहीं नोट नंबर 4 इसी का था, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का था, ओके। तो फिर हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये है 50 और 90, ठीक है। साल के शुरू में 50 है, साल के लास्ट में 90 है। चलो भाई इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। नोट नंबर 4, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000। अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 50 और 90 है ना, डन सर। अब और क्या लिखा था, लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 30,000 वाली वर सोल्ड फॉर 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। 30,000 वाली इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए में बेच दी गई है, ओके। एंड द गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जो गेन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है, वो गेन कहां चला गया है, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है। तो देखो 30 वाला 40 में गया तो 10,000 का प्रॉफिट था, देखो ये वही है, ये देखो कैपिटल रिजर्व में 50 से 60,000 हुआ ना, 10,000 कहां से आया, वो इसी से आया, समझे। तो इसीलिए मैंने कैपिटल रिजर्व का कुछ नहीं करा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेनली इनफ्लोज आउटफ्लोज और प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीजें एडजस्ट हुई हैं उनको एडजस्ट करते हैं, ओके। देखो जैसे हमने यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन P&L में जाता है ना, इसीलिए कैश फ्लो में एडजस्ट होता है। अगर कोई भी आइटम P&L में ना जाके कैपिटल रिजर्व में चली गई है तो उसको आपको अलग से कैश फ्लो में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। 30 वाला 40 में सेल करा, फिलहाल 30 वाला 40 में सेल किया, ठीक है सर। 30 वाला 40 में सेल किया तो यहां लिखेंगे बाय बैंक सेल 40,000, और जो प्रॉफिट हुआ उसको यहां लिख देंगे हम टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया कितना, 10,000 रुपए, ठीक है। 30 वाला 40 में सेल कर दिया तो 40 की सेल आ गई और 10,000 आपका कैपिटल रिजर्व में चला गया। चलो भैया अब एक बात बताओ, इधर तो है 50 प्लस 10 60 और इधर है 40 और 90, तो डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड में ही आ रहा है, डेबिट में ही आ रहा है डिफरेंस। तो 90 और 40 कितना हो गया, 130। 130 में से 60 अगर आप हटा दो तो बाकी परचेज निकल आएगी। तो टू बैंक कितनी परचेज निकलेगी, 130 माइनस 60, 70,000 रुपीज की परचेज निकल आएगी बच्चों। ये आपके पास परचेज आ गया, ये आपके पास परचेज आ गया बेटा जी, सही हो गया, परफेक्ट हो गया। चलो जी अब ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो कहीं जाने नहीं है। सेल करा 40,000, परचेज करा 70,000। सेल 40,000, सेल 40,000, परचेज 70,000। सेल 40,000, परचेज 70,000। 70,000 का जो परचेज है ये पैसा गया है, ठीक है। क्या है ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। चलो सर सेल भी लिख दिया हमने, परचेज भी लिख दिया हमने। जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में गया तो वो कहीं एडजस्ट होना नहीं है अलग से। ये भी हो गया सर, ये भी हो गया सर। करंट एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। एसेट्स में जो रिश्ता है वो अपोजिट है, पता है ना। चलो इन्वेंट्री कितना है, 4,13,000 रुपए से 6,20,000 रुपए हो गया। तो मुझे फटाफट से इसके अंदर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर कितनी वैल्यू आई है, सर कहाँ है हमारा कैलकुलेटर। 6,20,000 माइनस 4,13,000, 2,07,000।
2,07,000 से इन्वेंट्री बढ़ा है, 2,07,000 से इन्वेंट्री बढ़ा है, तो आप माइनस कर दोगे, लेस कर दोगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,07,000, 2,07,000 ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और क्या है सर, और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स 494 से 320, तो 494 से 320 174 से ये कम हो गए, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 174 डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए बच्चों, तो मैंने प्लस कर दिए। ठीक है, एसेट में उल्टा चलता है ना हिसाब किताब। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। चलिए, हमारे पास लाइबिलिटी सारी हो गई हैं, बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा है, इसको अभी देख लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपको वैसे भी कुछ नहीं करना होता। ये तीनों हो चुके हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, यस सर हो गया। डिबेंचर का इंटरेस्ट बचा, ओके। चलो भाई, अब इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। देखो कहाँ आता है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कैलकुलेट कैसे होगा और कितना होगा ये बड़ी चीज है। साल के शुरू में मेरे पास जो डिबेंचर्स हैं वो 1 लाख रुपए के हैं, 1 लाख रुपीस के हैं, और साल के लास्ट तक आते आते ये लोन 1.5 लाख का हो गया। तो इस बात की तो क्लैरिटी है कि 1 लाख का लोन तो मेरे पास था ही, 50,000 का लोन मैंने नया लिया, कौन सी डेट पे लिया अगर ये पता चल जाए तो इंटरेस्ट का और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखो यहां पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है, एडिशनल डिबेंचर्स, जो नए डिबेंचर्स हैं वो इशू हुए हैं 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 का मतलब हो गया बिल्कुल लास्ट में, यानी कि ये जो इशू ऑफ डिबेंचर्स हुए हैं ये साल के लास्ट में हुए हैं। अगर बच्चों ये साल के लास्ट में हुए हैं, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि पूरे साल में ये नए डिबेंचर्स इशू नहीं किए गए थे, यानी पूरे साल जो लोन था वो 1 लाख का ही था, यहां तक 50,000 लास्ट में करे, इसीलिए ये 150 हो गया। तो मैं जो इंटरेस्ट दूंगा, मैं वो इंटरेस्ट भी 1 लाख रुपीस पे ही दूंगा। 1 लाख रुपीस पे 10%, 1 लाख पे 10% मेरा कितना इंटरेस्ट बैठेगा सर, 10,000 रुपए का ब्याज बैठ जाएगा। ठीक है सर, अगर ये इन्फॉर्मेशन ना होती, हमें कुछ भी गिवन ना होता, फिर हम क्या करते बच्चों, अगर कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट दे के आओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए का ब्याज बैठेगा, 10,000 रुपीज का ब्याज है जी, वो भी दे देते हैं फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 रुपए आपने पे किया है, तो यहां से माइनस होगा और यहां ऊपर ऐड होगा, क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 रुपए। ऑल सेट, ऑल डन बच्चों, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, सब कुछ हो गया है। बस अब वैल्यूज ले आओ फटाफट से, एक बार अकाउंट सारे चेक कर लो, सारी पोस्टिंग्स हो गई हैं। हाँ जी सर, इसमें भी सब पोस्टिंग हो गई, परचेज डेप्रिसिएशन, इसमें भी सारी पोस्टिंग्स हो गई हैं। परचेज, सेल, बैलेंस कहीं जाना नहीं था, कैपिटल रिजर्व कहीं जाना नहीं था। चलो भैया जल्दी से एनपीबीटी का फाइनल वैल्यू लेके आओ। सर एनपीबीटी आ जाएगा 20,000, ये था 20 और 70 90 हो गया, 90 और 17 1,07,000 रुपए फाइनल आ गया। इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं था, प्रपोज डिविडेंड कुछ नहीं था, तो 20 और 70 90, 90 और 17 1,07,000। 1,07,000 का तो बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,07,000। ठीक है बच्चों, ओके। 1,07,000 रुपए में ये डेप्रिसिएशन जोड़ो और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जोड़ो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1,07,000 और 10,000 1,17,000। लो सर 1,07,000 और 10,000, यहाँ पे 7 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 2,37,000। ठीक है, 2,37,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये तीन चीजें एडजस्ट कर दो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं बच्चों इस वैल्यू को। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड पे आना है। ठीक है, तीन वैल्यूज हैं आपके पास, 2,07,000 नेगेटिव का है, बाकी पॉजिटिव की वैल्यूज हैं, देखते हैं। 18,000 प्लस 1,74,000
माइनस 2,07,000। 15,000 नेगेटिव के आ गए हैं। 15,000 नेगेटिव के आ गए तो कितना वैल्यू आएगा? इनकम टैक्स अभी नीचे रख के रखता हूं। 15,000 237 में से 15 हटा दो तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 222 में से 15,000 का इनकम टैक्स दिया है। एक बार मैं क्लैरिफाई भी कर लूँ, 2,37,000 माइनस 15,000, 222 माइनस 15,000 का इनकम टैक्स, 2,07,000 रुपये बच्चों, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। 2,07,000 ये वैल्यू बाहर आ जाएगी पॉजिटिव की। इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो अब इन्वेस्टिंग से देखते हैं कितना सर नेट वैल्यू आ रहा है। परचेज माइनस में आता है, सेल प्लस में आता है, परचेज माइनस में आता है। चलो सर ये वैल्यू भी मुझे नेगेटिव आती हुई दिखाई दे रही है। देखो जरा, 4,05,000, 4,05,000 प्लस 70,000, ये नेगेटिव वैल्यूज थी। 435 नेगेटिव का आ जाएगा बच्चों, 435 नेगेटिव का। बाबू कभी भी वैल्यू नेगेटिव आए तो क्या बोलना है? कैश यूज्ड। ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, ऊपर कैश फ्लो आएगा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई थी। ठीक है, चलो सर अब इसमें बता दो जल्दी से। ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, इशू ऑफ शेयर्स पॉजिटिव होता है, इशू ऑफ डिवेंचर पॉजिटिव होता है, इंटरेस्ट माइनस होगा। 250 माइनस 10 इज 240, 240 बच्चों ये भी पॉजिटिव आ गई तो हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करना है? A प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ो, वैल्यू बताओ कितना आएगा? 2,07,000 सर, 2,07,000 प्लस 2,40,000, 447 माइनस 435,000, 12,000 रुपए का बच्चों टोटल नेट कैश फ्लो आ रहा है। देखो नेट कैश फ्लो 12,000 आ रहा है, इसका मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 12,000 का फर्क होना चाहिए। आओ देखते हैं अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कितना फर्क है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं 14,80,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये हैं, सॉरी ये तो टोटल है बच्चों, ये तो टोटल है, ये है 33,000 और 45,000। देखो वही है ना, 12,000 का फर्क है ना। शुरू में 33,000 थे, लास्ट तक आते आते 45 हो गए तो 12,000 ही हमने नेट कमाए हैं। और वो नेट हमें पता चल गया ना कैसे कमाए, यही कैश फ्लो का पर्पस है। 33 और 45, 33 इसमें जोड़ दिया मैंने ओपनिंग वाला तो वैल्यू अपने आप 45 निकल के आ गई। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये मैंने ऐड करा ओपनिंग, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये था बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, बहुत ध्यान से करने वाला सवाल। एक एक पॉइंट मैंने आपको बहुत ध्यान से कराया है। आई एम वेरी मच होपफुल आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आया, एक एक वर्किंग नोट समझ में आया। अगर आप लोगों ने कल हार्डवर्क किया था, कल आप लोगों ने सारा फॉर्मेट्स अच्छे तरीके से समझे हैं, कल जो मैंने वीडियोस दी थी उसके क्वेश्चंस करे थे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा। बट येट सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए करना तो है ही। तो ये क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ जिसमें और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखेंगे और चीजें और बेहतर करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग एक और सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडेज वीडियो। इस आप क्वेश्चन नंबर 4 पे मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी इस पीपीटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको वही करा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल एक और है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सूर्य रोशनी, और हमें कैश फ्लो इसके अंदर से बनाना है। ठीक है, आप लोगों को ये सारा डेटा दिया हुआ है, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें हैं, देन वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग बेसिक फॉर्मेट्स के साथ। नया फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग एक। अरे क्या हो गया भाई, बाहर कौन आ गया है? किसी और बॉर्डर पार करके कौन आ गया है? ए, कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ आ जाएगा। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली मैं लेट नाइट वीडियोस शूट करता हूँ जब मेरे घर में सब सो जाते हैं, ताकि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूँ। तो ये बाहर जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये राजा होते हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। दिन में तो बेचारा इनको कोई भी कहीं भी हिट करके चलता है। चलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद हम लिखते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करेंगे। फिर हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस बाकी सारी चीजें हम एडजस्ट कर लेंगे। चलो सर, जल्दी जल्दी से करेंगे सर। क्या है सबसे पहले? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल बच्चों प्रीवियस ईयर 4 लाख, दिस ईयर 475, 75 से बढ़ गया। चलो फटाफट से, कहाँ लिखते हो आप इसको? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। सर कितने शेयर्स इशू करे होंगे? 75,000 रुपीज के शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं। डन है जी, वेरी नाइस। उसके बाद हमें दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? नोट नंबर 1 से पता लगेगा। नोट नंबर 1 में हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है और P&L का बैलेंस है। सर अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम से हमें क्या समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम से हमें ये समझ में आ रहा है बच्चों कि ये जो नए शेयर्स इशू हुए हैं, ये जो शेयर कैपिटल 4 लाख से 4,75,000 रुपए हुई है। अब ये देखो, पिछले साल मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था ही नहीं, पिछले साल 0 था। इसका मतलब इस बार जो शेयर्स इशू हुए हैं ये प्रीमियम पे इशू हुए हैं। तो सर अगर प्रीमियम पे इशू है तो प्रीमियम भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। बिल्कुल जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप वहीं पे लिखोगे। 60,000 रुपए का प्रीमियम रिसीव्ड, 60,000 रुपीज। पिछले साल 0 था, इस बार 60,000 है। तो जो नए शेयर्स इशू हुए हैं ये प्रीमियम पे इशू हुए हैं बच्चों। ओके, चलो सर, P&L का बैलेंस देखते हैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 56 माइनस माइनस का 30। ओके, नोट नंबर 1 बना लेंगे। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 56,000 माइनस माइनस का 30,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 66, 76, 86, 86,000 का बच्चों हमारा अभी तक एनपीबीटी आएगा। देखो अगर प्रीवियस ईयर नेगेटिव में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस प्लस करते हैं हम। इसमें टिप TIPP इसको देख लेते हैं अभी, जैसे ही जरूरत पड़ेगी किसी चीज की तो हम कर लेंगे। चलो सर, इतना हो गया। अब देखो हमने क्या क्या एडजस्ट कर लिया। हम लोगों ने शेयर होल्डर्स फंड्स वाला पार्ट कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद क्या है सर हमारे पास? नॉन करंट लायबिलिटीज, हमेशा की तरह लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या दिए हैं? डिबेंचर्स दिए हैं। पिछले साल डिबेंचर्स मेरे 2 लाख के थे, इस साल डिबेंचर्स मेरे 250 के हैं। इसका मतलब मैंने 50,000 के डिबेंचर्स और इशू करे हैं। 50,000 का इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो हमारे पास यहीं पे आ जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में आ गया ना? कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देना, क्योंकि शेयर्स से रिलेटेड होता है। ओके, चलो 50,000 रुपीज का इशू ऑफ डिबेंचर्स आ गया। उसके बाद क्या है बच्चा? ये हो गया हमारे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट ऊपर करेंगे। ट्रेड पेबल 50 से 110 हो गया, 60,000 से बढ़ गया। 60,000 से बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 60,000 रुपीज, बढ़ा है तो हम भी बढ़ा देंगे। ठीक है सर, समझ में आ गई ये वाली बात भी। इसके बाद क्या है? इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स ही होता है हमेशा की तरह। नहीं सर, इस बार तो प्रोविजन फॉर टैक्स है ही नहीं। सर फिर ये क्या है? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। अब देखो बच्चों, अगर ये प्रोविजन हमने बनाए हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको नॉर्मली इसी तरीके से देखना है जैसे आप अभी तक कोई भी लाइबिलिटीज, कोई भी करंट लाइबिलिटीज को देख रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 से 14 ये बढ़ा है। ये अगर बढ़ गया है तो ये हमारे पास P&L के डेबिट साइड में प्रॉफिट को कम कर रहा है।
तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये नॉन कैश आइटम्स हैं, ये दोनों नॉन कैश आइटम्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, तो दोनों ही प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, जबकि कैश कहीं नहीं जा रहा, तो हम इन दोनों को ही वापस से ऐड बैक करेंगे। तो 10 से 14 हो गया तो 4000 से ऐड बैक कर दो, वो 0 से 2 हो गया तो 2000 से ऐड बैक कर दो, तो 4000 रुपए से ऐड बैक होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां ऐड होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4000 रुपए, और 2000 रुपए से होगा प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। प्लीज ध्यान रखना बच्चों, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर रिपेयर्स इस तरीके की कोई चीज दी हुई है तो वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में एडजस्ट होगी, ठीक है। अगर प्रोविजन बड़ा है तो आप ऐड बैक कर दोगे, कम हो गया तो आप डिडक्ट कर दोगे, ठीक है, ओके। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। देखो ऐसी चीजें नॉर्मली क्वेश्चंस में नहीं होती, मैं इसीलिए आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आप मिस कर दोगे चीजें, ठीक है बच्चा। चलो सर, ये भी हो गया लाइबिलिटी साइड डन। एसेट्स पे आ जाओ। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 4 क्या क्या दिया है, नोट नंबर 4 में सर मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 2 अकाउंट बनेंगे। चलो सर बनाते हैं फटाफट से, मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। नोट नंबर 2 एक बना देते हैं हम मशीनरी अकाउंट और एक बना देते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एक हो गया मशीनरी अकाउंट, एक हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। particulars amount चलो सर, एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो सर शुरू करते हैं। कितना कितना था एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस? सर एसेट का है 2 लाख 5 लाख और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का है 3048। 2 लाख 5 लाख, ये है 30 एंड 48। ठीक है सर, ये आपको पता है ना ओपनिंग क्लोजिंग किस तरीके से लिखते हैं। चलो सर डन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स क्या है इसकी एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों, टेंजिबल फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 20,000, 20,000 का एसेट है। एक्यूमुलेटेड डेप इस पे लगा हुआ है 8,000, तो 20 पे अगर 8,000 का डेप लग गया तो 20 माइनस 8 कितने का वैल्यू बचा? 12,000 रुपए का। ध्यान रखना अगर कॉस्टिंग दिया है तो ही माइनस करना है, बुक वैल्यू दिया है तो माइनस नहीं करना, वो ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। तो 20 में से 8 गया तो 12,000 का बचा। 12,000 वाला एसेट वॉज सोल्ड फॉर 17,000। 12 वाला बच्चों अगर 17,000 का बिका तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक जो सेल है 17,000 रुपीज। उसके बाद बच्चों आपके पास आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो आपने इस पे एक्यूमुलेटेड डेप लगाया है। कितना एक्यूमुलेटेड डेप लगाया था? एक्यूमुलेटेड डेप लगाया था सर 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप लगा था, उसको यहाँ पे भी लिखा जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। 8,000 का डेप था और 5,000 रुपए का आपका क्या आया है इसका, एक बार मैं दोबारा से चेक कर लूं क्या था। 20 की कॉस्ट थी, 8,000 का एक्यूमुलेटेड डेप था, तो 12,000 इसकी वैल्यू बनी। 12 वाला 17 में बिका सर, 12 वाला 17 में बिका तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टू P&L 5,000 रुपए। टू P&L कितना हो गया? 5,000 रुपए। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया बेटा जी। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो देखो दोबारा बता दूं आपको, 20,000 का एसेट था जिसपे 8,000 का एक्यूमुलेटेड डेप लगा, तो इसकी वैल्यू 12 बनी। ये 12 वाला 17,000 रुपए में सेल हुआ, तो 17 की सेल है वो यहाँ लिख दिया हमने। इस पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 12 वाला 17 में 5,000 का प्रॉफिट हुआ, वो हमने यहाँ लिख दिया।
उसके बाद हमारे पास जो भी इसका टोटल डेप्रिसिएशन लगा है वो एक्यूमुलेटेड डेप यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। ओके, तो अब क्या होगा आपके पास, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस में निकाल दो, 48 और 8 56, 56 माइनस 30 विल बी 26। करंट ईयर का डेप निकल आया। इधर क्या निकल रहा है, इधर परचेज निकलेगा, टू बैंक परचेज कितना सर, 5,25,000 माइनस 2,05,000। 5,25,000 में से 2,05,000 हटाओगे अगर तो 000, 5 में से 5 0, 2, 5 में से 2 3, 3,20,000 रुपये बचेगा। 3,20,000 ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया। चलो सर परफेक्ट हो गया। कैसे कैसे पोस्टिंग होगी, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग होगी, बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होता है तो ये तो कहीं पोस्ट नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप ऑलरेडी 2 जगह हो चुका है, ये हो गया। बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होगा। परचेज और सेल, परचेज कितनी है सर, सर परचेज है 320, सेल है 17। परचेज है 320, माइनस में आएगा, सेल है 17, तो आएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक हो गया, परचेज भी लिख दिया, सेल भी लिख दिया। और क्या है सर, और क्या रह गया इसका, परचेज भी लिख दिया, सेल भी लिख दिया। 5,000 का प्रॉफिट रह गया एक तो लिखना, और 26,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लिखना रह गया। 26,000 का डेप्रिसिएशन, 5,000 का प्रॉफिट। 26,000 का डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 26,000 का डेप्रिसिएशन हम प्लस करेंगे, 26,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हम प्लस करेंगे, और 5,000 का जो प्रॉफिट आया है वो हम लेस करेंगे। लेस करेंगे हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 5,000 रुपए का प्रॉफिट हम लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन में आगे। ये भी हो गया सर, और क्या रह गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शुरू में 40, बाद में 45, क्या कोई एडजस्टमेंट है सर, एडजस्टमेंट दिया हुआ है बेटा। देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। एक बार मैं वैल्यू फिर से चेक कर लूँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शुरू में 40 फिर 45। चलो जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनेगा 40 और 45। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नोट नंबर 3, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट शुरू में 40,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000, बाद में 45,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000। देखो बच्चों, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, उसके बाद क्या लास्ट में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 वाली 40% के प्रॉफिट पे बेची, तो 10,000 पे अगर 40% का प्रॉफिट हो गया तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 10 वाली 14,000 में बेची है। 10 वाली इन्वेस्टमेंट अगर 14,000 में बेची है तो बाय बैंक 14,000 रुपये आना चाहिए, एंड टू P&L जो इस पे प्रॉफिट हुआ वो होना चाहिए 4,000। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जो वैल्यू है वो 45 और 14, 59 माइनस 44, 59 माइनस 44 इज 15,000, राइट। तो ये जो 15,000 वैल्यू आया है इसको हम क्या बोलेंगे, टू बैंक परचेज। ये परचेज निकल के आया। ठीक है, ये डिफरेंस निकाला बच्चों मैंने। ये सेल थी 10,000 वाला 14,000 रुपए में, 4,000 का इसका प्रॉफिट था, इधर प्रॉफिट आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं लिखने नहीं है, तो ये कहीं लिखने नहीं है। सेल 14,000, परचेज 15,000, चलो इसको लिखो, सेल 14,000, परचेज 15,000।
सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15,000। ये हो चुका है। 4,000 रुपये का प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट ऊपर लेस होगा, यहीं पे ही लेस होगा, जगह भी नहीं बची है सर। सेम लाइन आएगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 4,000 रुपये, ये भी लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बच्चों। ठीक है, चलो सर ये भी समझ में आ गया। ओके डन। एसेट्स का कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो ऊपर ही एडजस्ट होना है, ठीक है, इसकी हैबिट डाल के चलना। ओके सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है। करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है, मैंने आपको बार बार रिवाइज कराया है, बार बार बोला है, तो उसको ध्यान रखना है। करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। इन्वेंट्री 150 से 2 लाख, 50,000 से बढ़ गया तो हम कम कर देंगे, हम यहाँ पे लेस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000 रुपये। ठीक है सर, इन्वेंट्री आपने कम कर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स। ये क्या हुए हैं सर? ये हुए हैं 176 से 56, 176 से, इन्वेंट्री मैंने सही लिख दिया ना, 50 से 2 लाख, 50,000 का डिफरेंस लिखा था ना। हाँ जी ठीक है। इस टाइम पे बच्चों लेट नाइट वीडियो शूट करो ना तो थोड़ा सा माइंड थक जाता है काम करता करता। 176 से 56, 176 से 56, 1,20,000। 176 से 56, 1,20,000 से कम हुआ है। 1,20,000 से कम हुआ है तो हम बढ़ाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक हो गया सर? हाँ जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ चुके हैं। ये हो गया, ये हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस हो चुका है, P&L हो चुका है, पूरा डिबेंचर हो चुका है, सब हो गया है सर। एडजस्टमेंट कोई बची है क्या? यस, डिविडेंड पेड दिया हुआ है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 36,000 रुपीज। और डिविडेंड के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। अगर और कोई जानकारी नहीं है बच्चों तो यही पेड है, यही प्रपोज्ड है बस। ठीक है, 36,000 रुपीज का डिविडेंड पेड, यही पेड है, यही प्रपोज्ड है। 36,000 है सर हमारे पास डिविडेंड पेड। प्रपोज डिविडेंड। ध्यान रखना बच्चों, अगर डिविडेंड ऐसे दिया हुआ है, एक ही वैल्यू दिया हुआ है तो बस वही पेड है, वही प्रपोज्ड है। अगर 2 वैल्यू दिया है तो आपको करंट ईयर को इग्नोर करना है, प्रीवियस वाले को ही डिविडेंड पेड मानना है, प्रीवियस वाले को ही डिविडेंड प्रपोज्ड मानना है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो सर ये भी समझ गए। डिविडेंड की बात हो रही थी, डिविडेंड हो चुका है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो चुका है, टेंजिबल एसेट्स हो चुका है। डिबेंचर्स की बात कर लेते हैं सर, आ जाओ। डिबेंचर का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, फुल चांसेस है एग्जाम में आने की, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। साल के शुरू में कितने के डिबेंचर्स थे? 2 लाख के। ठीक है, साल के लास्ट तक जाते जाते हो गए 250, तो 2 लाख पे तो इंटरेस्ट देना ही देना है। द प्रॉब्लम इज 50,000 कहां पे इशू हुए? तो क्या लिखा है देखो, एडिशनल डिबेंचर्स 50,000 वर इशूड एट पार ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त पे इशू हुए हैं बच्चों ये। इसका मतलब ये है कि 2 लाख पे तो पूरे साल का ब्याज बैठेगा। कितना परसेंट? 15%। ओके, 2 लाख पे 15% 30,000। कैसे निकाला? 2 लाख पे 15%, ये तो हो गया बच्चों 30,000। अब जो नए डिबेंचर्स हैं 50,000 रुपीज के, जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं 50,000 रुपीज के, ये 1 अगस्त को इशू हुए हैं। तो अप्रैल छोड़ दो, मई छोड़ दो, जून छोड़ दो, जुलाई छोड़ दो, फिर आएगा 1 अगस्त। तो 1 2 3 4, ये 4 महीने तो छोड़ दो, तो 12 में से 4 हटाओ तो 8 महीने का बचेगा।
8 महीने का ब्याज इन पे दिया जाएगा, तो 50,000 पे 15% और 8 मंथ्स। क्योंकि अगर आपने कोई लोन, एज्यूम करो कि आपने कोई लोन बैंक से 1 अगस्त को लिया, तो अगस्त से मार्च तक का ही तो इंटरेस्ट दोगे उस पे, है ना। तो 50,000 पे सर 15% और 8 महीने 5,000 रुपये, 5,000 ये आ जाएगा, 5,000 ये आ जाएगा। तो जो इंटरेस्ट बैठेगा वो 35,000 बैठेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करा है। ठीक है, देखो 2 लाख तो शुरू से ही थे, तो 2 लाख पे 15% निकला सीधा। जो 50,000 के नए हैं वो 1 अगस्त को इशू करे गए हैं, तो उस हिसाब से 8 मंथ्स का बैठेगा, 35,000 का इंटरेस्ट बैठता है। आइए सर, 35,000 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड 35,000 का इंटरेस्ट बैठता है। यहाँ माइनस, सबसे ऊपर प्लस 35,000 का इंटरेस्ट। अरे भाई जगह नहीं है क्या, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 35,000 रुपीज़, ये डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये हो गया, ये प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो गया, प्रॉफिट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके डन सर, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। चलो भाई जल्दी से एनपीबीटी फाइनल करो। ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ नहीं है, इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं है। तो 86 और 36 कितना होता है सर? 86 एंड 36, 86 एंड 36 1,22,000, 1,22,000 रुपए का हमारा एनपीबीटी बैठता है, 1,22,000। आइए सर 1,22,000, ये 4 और 2 6,000 बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बैठेगा, फटाफट से देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बैठेगा सर। आइए जी आइए जी आइए जी, नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 1,22,000। ठीक है सर, प्लस करो 6,000, 26,000, 35,000, प्लस करो 6,000, 26,000, 35,000, माइनस करो 5,000, माइनस करो 4,000, द वैल्यू इज 180। द वैल्यू इज 180। 180 में 3 चीजें ये एडजस्ट करो, फाइनल वैल्यू निकालो। 120 और 60, 180, 180 माइनस 50 विल बी 130। तो 180 और 130, 3,10,000। 180 एंड 130 विल बी 3,10,000, और कुछ है ही नहीं, तो यही फाइनल आंसर आ जाएगा। 3,10,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा फाइनल होगा। चलो सर इन्वेस्टिंग देख लेते हैं जल्दी से। 3,20,000 नेगेटिव का है, 3,20,000 नेगेटिव का है, 15,000 भी नेगेटिव का है, 17,000 पॉजिटिव, 14,000 पॉजिटिव, 3,04,000 नेगेटिव का आ गया। 3,04,000 नेगेटिव, 3,04,000 नेगेटिव। इसको बच्चों कैश यूज्ड लिखोगे, ठीक है। जब पॉजिटिव आता है तो कैश फ्लो, नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड। फाइनेंसिंग में भी बहुत कुछ था इसके अंदर, आओ फटाफट से करते हैं। 75,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 माइनस 36,000 माइनस 35,000, 1,14,000 पॉजिटिव का है। 1,14,000 पॉजिटिव का है। अब हम करते हैं A प्लस बी प्लस सी, तो हमें पता चलेगा नेट कितना कैश का प्लस या माइनस हुआ है। 1,14,000 प्लस 1,14,000 प्लस 3,10,000 माइनस 3,04,000, 1,20,000, 1,20,000 आ गया। अब इसमें हमें ऐड करना है। अब देखो 1,20,000 का मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 120 का डिफरेंस होगा, है ना। तो ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 120 का हमारे पास डिफरेंस है। आओ जी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है?
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए आपको अब यहाँ पे बच्चों दो चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। सर कौन कौन सी दो चीज़ें? देखो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कि A + B + C 120 आया था, है ना। करंट इन्वेस्टमेंट ले लो एक तो ओपनिंग वाले, और कैश एंड बैंक बैलेंस ले लो। तो सर कैश और बैंक बैलेंस तो है 44, करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास हैं सर, अरे भाई 50,000। कितने हैं? 50,000। तो 44 और 50, 44 और 50 कितने बैठते हैं? 94, प्लस करेंगे ओपनिंग वाला 94, ठीक है। तो 120 और 94 कितना होता है? 00049211, 2,14,000। तो जो क्लोजिंग है वो 2,14,000 होना चाहिए। देखो 184 और 30, हाँ देखो 184 और 30 कितना होता है? 2,14,000 रुपए। तो यही शो करता है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? चलो 120 में 94 प्लस कर दो सर, 50 और 44। 120 में 94 प्लस कर दो सर, ये है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो? 00049211, 2,14,000। तो दिस इज हाउ बच्चों हम लोग एक और शानदार कैश फ्लो का क्वेश्चन कर पाए हैं, सफल हुए हैं, ठीक है। देख पा रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसके बाद आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोग को एक बेसिक आइडिया तो लगी गया है कि कैश फ्लो का क्वेश्चन किस तरीके का आने वाला है ना। क्योंकि अगर आपने रिवीजन करा होगा तो उसमें भी मैंने 4-5 क्वेश्चंस कराए थे, वो हो गए, ये दो भी उसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठ जाना चाहिए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो सर ये भी डन हो गया। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? XYL लिमिटेड शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, कुछ चीजें दी हैं, जनरल रिजर्व दिया है, P&L का बैलेंस दिया है। इसमें देखो प्रपोज डिविडेंड है, डेप्रिसिएशन है प्लांट लैंड बिल्डिंग पे, इंटरिम डिविडेंड है, इनकम टैक्स पेड है, और रेंट रिसीव्ड है। ठीक है सर, बढ़िया सवाल। इसको भी करना चालू करें एक बार? चलो इसको भी करना चालू करते हैं। फॉर्मेट बनाते हैं सर, जल्दी से फटाफट से फॉर्मेट्स बनाते हैं। क्या है हमारे पास? सबसे पहले क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। NPBT सबसे पहले आएगा, फिर आप यहाँ पे लिख लेना यार एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, फिर आप यहाँ पे लिख लेना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं सीधा सीधा कर दूंगा काम, ठीक है। इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ थोड़ा सा। चलो क्या है सर सबसे पहले? सबसे पहले है बच्चों शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल, हमेशा की तरह पिछले साल 450, इस साल 5,50,000 से बढ़ गया। चलो भाई फटाफट से लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स 50,000, इशू ऑफ शेयर्स 50,000। चलो भाई अब NPBT बना ले हमेशा की तरह, तो मैं यही बना रहा हूं इस बार, ठीक है। NPBT करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। चलो भाई करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। आओ जी रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? नोट नंबर 1 में दिया है बच्चों P&L का बैलेंस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 48 माइनस 30 कर देंगे। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ 40 से 70, तो 30,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुए। 48, 30 और 30, 48, 30 एंड 30,000 हम ये प्लस करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, TTR इज ट्रांसफर टू रिजर्व। 48 माइनस 30 कितना होगा? 18,000 ये आया। चलो सर ये भी हो गया बच्चों। आओ इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है सर, इस बार कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, अगर होती भी तो मैंने आपको पीछे दिखा दिया, उसमें जनरली डिबेंचर्स ही होता है, तो वो आप कैसे एडजस्ट करते हो आप जानते हो, पिछले दोनों क्वेश्चंस में करा है, ठीक है।
करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 1/17 से 149 हो गया। चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ, 1/17 से 149, 1/17 से 149, 32,000 से बड़ा है, लाइबिलिटी बढ़ा तो हम भी बढ़ा देंगे। 32,000 ऐड कर रहा हूं मैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ठीक है, चलो सर। उसके बाद क्या है हमारे पास, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या सर हमारे पास टैक्स पेड या प्रोविजन मेड कुछ एडजस्टमेंट में है? एडजस्टमेंट में है। इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है बच्चों इस बार। इनकम टैक्स पेड 35,000, इनकम टैक्स पेड 35,000। आओ सर, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना है जरा मैं चेक करके बताऊं आपको, कितना कितना है सर। ओपनिंग क्लोजिंग 40 और 50, 40 और 50, 40 और 50। टैक्स पेड दिया है बच्चे तो इधर आएगा टू बैंक 35 था। कितना था टैक्स पेड? टैक्स पेड है बच्चों, इनकम टैक्स पेड 35। ठीक है, 35 हमने पे कर दिया। अब देखो इधर कितना हो गया, 50 और 35 इज 85, 85 माइनस 40 इज 45। ये हमने नया प्रोविजन बनाया है तो ये आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये आपने नया प्रोविजन बनाया है। ओके, बैलेंस कहीं नहीं जाता बेटा, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे 35 और ये 45 जो नया प्रोविजन बनाया है ये NPBT में ऐड करेंगे। ओके, NPBT में 45, टैक्स पेड 35, NPBT में 45, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड यहाँ पे माइनस होगा कितना, 35 हमने यहां से माइनस कर लिया। दिस इज इनकम टैक्स पेड। चलो सर, इसके बाद क्या है हमारे पास, इनकम टैक्स पेड हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, P&L का बैलेंस हो गया है। चलो बस आगे चलते हैं, ये डन है सर, ये वाला पार्ट खत्म। एसेट्स पे चलते हैं, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या क्या है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, इन पे डेप्रीसिएशन है दोनों पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट दोनों का ही अकाउंट बन जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट दोनों का ही अकाउंट बन जाएगा। आओ सर बनाओ, सर बनाओ ना, फिर बता क्या रहे हो, सिखाओ हमें फटाफट से। हाँ हाँ प्यारे बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट तुम्हारे आगे सर की कहाँ चलनी है। उसके बाद प्लांट अकाउंट, चलो जी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखें जरा सर, कितना कितना था लैंड बिल्डिंग, 170, 2 लाख, 2 लाख 170, 2 लाख 170, 82 लाख, 2 लाख 170, 82 लाख। ये बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग है। ठीक है, अब मुझे देखना है बस कि हमारे पास एडजस्टमेंट्स क्या है। डेप्रिसिएशन है बस, डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 एंड 20,000 हैज बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो प्लांट पे कितना लगा है, प्लांट पे लगा है 10,000, प्लांट पे लगा है 10,000 बाय डेप्रिसिएशन 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग पे लगा है 20,000
बाय डेप्रीसिएशन 20,000। बस, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसके अंदर। एक्यूमुलेटेड डेप्थ वाला मैंने आपको पिछला सवाल करा दिया। डेप्रीसिएशन 10,000 20,000, हाँ जी बस यही है। बस जी, बस सर, हाँ जी सर, चलो सॉर्टेड हो गया। चलो सर, अब देखो इधर 2 लाख, इधर 190, तो यहीं पे वैल्यू निकलेगी बाय बैंक। 10,000 रुपये का हमने कुछ बेचा होगा, कुछ ना कुछ। 2 लाख पे 20 डेप लगा तो 180 आना चाहिए, 170 आ रहा है, तो ये सेल निकल के आ गया। इधर 2,10,000 है, ये हमने बाय करा है टू बैंक। 1,30,000 रुपये का हमने कुछ ना कुछ बाय करा है, तभी ये 2,10,000 आया है। ठीक हो गया बेटा? ठीक है, चलो इसकी पोस्टिंग करो। बैलेंस कहीं नहीं जाते, बैलेंस कहीं नहीं जाते, बैलेंस कहीं नहीं जाते। डेप्रीसिएशन 10, डेप्रीसिएशन 20, इसको भेजते हैं सबसे ऊपर। 20 और 10 30 का डेप्रीसिएशन हो गया। ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन 20 और 10, टोटल डेप्रीसिएशन 30,000 रुपीज का हो गया। उसके बाद एक परचेज है, एक सेल है। परचेज ऑफ, सेल ऑफ, परचेज ऑफ प्लांट आई गेस, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये आया था आई गेस 31, ये आया था आई गेस 10। 130 का परचेज, परचेज ऑफ प्लांट, 130 का परचेज, परचेज ऑफ प्लांट, 10,000 का सेल, सेल ऑफ लैंड। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो डन है जी। लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया मैंने, खाली लैंड लिख दूं? कहीं तुम कमेंट करो सर बिल्डिंग कहां से आया, खुद से कहां से वैल्यूज ले आते हो आप। चलो सर जी, इनटेंजिबल एसेट्स पे आ जाते हैं। इनटेंजिबल एसेट नोट नंबर 3, 1,15,000 और 90,000। 1,15,000 और 90,000 नोट नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है? गुडविल दिया हुआ है सर। गुडविल से रिलेटेड कोई नीचे है? रेंट रिसीव्ड, इनकम टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, कुछ नहीं है सर। तो गुडविल का वैल्यू 1,15 से 90 कम हो गया, 25,000 कम हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000, गुडविल रिटर्न ऑफ सबसे ऊपर प्लस करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000, ठीक है जी। 25,000 इज गुडविल रिटर्न ऑफ। डन है, इंटेंजिबल एसेट भी हो गया। करंट एसेट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बढ़ रहा है सर, 77 से 1,09,000, 77 से 1,09,000, 32,000 से बढ़ रहा है। 32,000 से बढ़ रहा है तो हम करेंगे माइनस। 32,000 से बढ़ रहा है तो हम करेंगे माइनस। दिस इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री। चलो ये भी बढ़िया हो गया, 32 से 32 माइनस हो जाएगा, सीधा 0 आ जाएगा नेट इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हुए हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए हैं 180 से 230, 50,000 से बढ़ गए हैं। 50,000 से बढ़ गए हैं तो हम 50,000 लेस कर देंगे। दिस इज इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। 50,000 से बढ़ गए हैं तो हम 50,000 से लेस कर देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो उसके बाद क्या है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल तक, ये हो चुका है सब। डिविडेंड पे आ जाओ जी। अब एडजस्टमेंट्स पे आप किस पे आ जाओगे? डिविडेंड पे। तो डिविडेंड के बारे में क्या लिखा है? डिविडेंड आप हमेशा कौन सा लेते हो? प्रीवियस ईयर वाला। करंट ईयर वाला यू विल जस्ट इग्नोर, 50,000 इग्नोर कर दो। 42,000 यही आपका डिविडेंड पेड है, यही आपका डिविडेंड रिसीव्ड है। 42,000 प्रपोज डिविडेंड 42,000, ठीक है, और यही आपका डिविडेंड पेड हो गया 42,000। मैंने पहले क्या बोला? अगर मैंने ये बोला कि यही पेड है यही रिसीव्ड है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये एक्चुअल में यही पेड है और यही प्रपोज्ड है। ओके, थोड़ा रात का टाइम है ना बेटा, तो कभी कभी हो जाता है। डिविडेंड पेड भी यही है, प्रपोज डिविडेंड भी यही है, ठीक है। अभी हो रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहे हैं 2:47 AM पे मैं शूट कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे तुम्हारे पास आनी है।
अभी इसको एडिट वगैरह करूँगा, 1 घंटा उसमें लग जाएगा, तो लगभग 3:30 बजे तक, 4 बजे तक काम खत्म होगा। हे प्रभु शक्ति दो मुझे, मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। चलो, प्रपोज डिविडेंड हो गया बेटा, डन सर। डेप्रिसिएशन हो गया है सर। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 20,000 रुपए, इंटरिम डिविडेंड 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का इंटरिम डिविडेंड, ये यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड 20,000 रुपए ये जुड़ गया, और यहीं पे आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड पेड। डन सर, 20,000 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी दे दिया। क्या कुछ और है हमारे पास? देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इनकम टैक्स भी हो गया। रेंट रिसीव्ड, बच्चों रेंट कब मिलता है? आपकी इन्वेस्टमेंट है कोई बिल्डिंग, उससे आपको रेंट आता है, तो रेंट रिसीव्ड 10,000 रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। रेंट रिसीव्ड 10,000 रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। यहां प्लस ऊपर माइनस, लेस होगा रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। 10,000 रुपए का रेंट रिसीव्ड यहाँ पे लेस हो जाएगा। बस हो गया सारा काम। चलो एनपीबीटी फाइनल करते हैं। चलो सर, एनपीबीटी फाइनल करते हैं। 18,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 42,000 प्लस 45,000, 1,55,000। 155,000 का एनपीबीटी आ गया बच्चों, 155,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो सर जल्दी से। 155,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 माइनस 10,000, 2 लाख रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। सर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बताओ फटाफट से। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास 32 से 32 तो कैंसिल हो गया, 50,000 माइनस कर लो बस इसमें से, माइनस 50,000, 150 का कैश, बस ऐसे लिख देता हूं इसको, माइनस 50 करा तो 150 आएगा, उसमें से 35 और हटा दो, इनकम टैक्स पेड माइनस 35, 1,15,000 नेट वैल्यू आ रही है बच्चों। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ गया, फिर ये 3 चीजें मैंने इसमें एडजस्ट करी तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। उसके बाद इन तीनों का नेट वैल्यू 32 से 32 कट जाएगा, 50,000 माइनस का बाहर आ गया, 2 लाख में से 50 माइनस किया, 35 माइनस किया तो 1,15,000 रुपए आ गया। ठीक है बेटा, अब इन्वेस्टिंग में आ जाओ। 130 माइनस का है, परचेज किया है, ठीक है, बाकी आपको रिसीव हुआ है पैसा तो प्लस है। 130 माइनस का 20,000 प्लस का तो 1,10,000 माइनस का आ जाएगा। 1,10,000 बच्चों माइनस का आ गया। अब यहाँ पे देख लो सब प्लस है। डिविडेंड पेड विल बी माइनस, इंटरिम डिविडेंड पेड विल ऑल्सो बी माइनस। ठीक है, चलो सर 42 और 20 52 62, 62 माइनस है, 50,000 प्लस है तो 12,000 ये भी माइनस का आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना, 1,15,000 प्लस का है माइनस 1,10,000 माइनस 12,000, 7,000 रुपीज नेगेटिव आ रहा है बच्चों। इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 7,000 रुपए का फर्क होना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 25,000 और 18,000, देख रहे हो, 25,000 और 18,000 तो वही है ओपनिंग 25,000 रुपए, ये हमारे पास नेगेटिव का आया था। ठीक है, ओपनिंग इसमें प्लस करूंगा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 25,000, तो 25 में से 7 जाएगा तो 18,000, ये हमारे पास क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। समझ में आया बच्चों?
बहुत ध्यान से करना है इसको, बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर देखो एनपीबीटी वाली सारी एडजस्टमेंट्स आ गई, इसके अंदर रेंट वाली एडजस्टमेंट आई, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को 3 सवाल कराए हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स। लगभग इसी तरीके का एज इट इज आपको क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का मिलेगा। तो बहुत शानदार तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, देखने हैं और कंप्लीट करने हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपको थोड़ी ही देर के बाद विद इशू ऑफ शेयर्स का रिवीजन। इनकी प्रैक्टिस कर लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैंने तुम्हें जितने क्वेश्चंस करा दिए ना बेटा, इतने इनफ हैं। जो कल दिए थे वो और जो आज करे हैं वो, इतने ही क्वेश्चंस तुम लोग अगर बहुत अच्छे से कर जाओ तो तुम्हारा बोर्ड्स में कोई चांस नहीं है कि कैश फ्लो का क्वेश्चन गलत हो जाए। आपका क्वेश्चन 100% ठीक होगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को देखो, ध्यान से प्रैक्टिस करो और बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लो। All right. Thank you so much guys for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye.